लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख अमेरिका में अभिव्यक्ति की आजादी पर क्या बताती है सरकार और एंथ्रोपिक की टक्कर। इसमें लेखक ने एआई कंपनी एंथ्रोपिक और ट्रम्प प्रशासन के बीच हुए विवाद को आधार बनाकर एक बड़ा सवाल उठाया है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सरकारी नियंत्रण कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ज्ञान तक पहुंच की आजादी को सीमित करने का रास्ता तो नहीं बन रहा। लेख के अनुसार जून में एंथ्रोपिक ने अपना शक्तिशाली एआई मॉडल क्लाउड फेबल 5 जारी किया था, लेकिन अमेरिकी सरकार ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर उसके उपयोग पर गैर अमेरिकी नागरिकों के लिए रोक लगा दी। कंपनी ने तकनीकी कारणों से कुछ समय के लिए सभी उपयोगकर्ताओं की पहुंच ही बंद कर दी। बाद में सरकार और कंपनी के बीच सहमति बनने पर मॉडल दोबारा उपलब्ध कराया गया। लेख का मूल तर्क ये है कि एआई मॉडल केवल तकनीकी उत्पाद नहीं, बल्कि ज्ञान, भाषा और अभिव्यक्ति के नए माध्यम बनते जा रहे हैं। लेखक खुद एआई के नियमन का समर्थक है, लेकिन उसका कहना है कि जिस तरह बिना पर्याप्त पारदर्शिता और स्पष्ट तर्क के सरकार ने हस्तक्षेप किया, उससे एहसास हुआ कि लोगों को सुरक्षित रखने से ज्यादा उन्हें नियंत्रित किया जा रहा है। लेखक एआई मॉडल को किसी सचेत मशीन के रूप में नहीं, बल्कि मानव समाज के ज्ञान और भाषा से बने एक विशाल संदर्भ उपकरण के रूप में देखता है। इसलिए उसके अनुसार एआई के उपयोग पर मनमानी रोक लगाना उसी तरह का सवाल खड़ा करता है जैसा किताबों, लाइब्रेरी या इंटरनेट तक पहुंच को सीमित करने पर उठता है। लेख में यह भी कहा गया है कि भविष्य में यदि सरकारें एआई के उपयोग के लिए पहचान, सत्यापन, राष्ट्रीयता जांच या लाइसेंस जैसी व्यवस्थाएं लागू करती है, तो ये डिजिटल स्वतंत्रता के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। लेखक याद दिलाता है कि 1990 के दशक में अमेरिकी सरकार ने मजबूत एन्क्रिप्शन तकनीक के बुनियाद पर रोक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन अंततः ये समझ बनी कि गणित और तकनीक को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। उसी तरह एआई को भी केवल प्रतिबंधों के जरिए नहीं रोका जा सकता, खासकर तब जब दुनिया के दूसरे देशों में भी ऐसे मॉडल विकसित हो रहे हों। लेख के जरिए ये संदेश दिया गया है कि एआई के जोखिम वास्तविक हैं और उसके लिए जिम्मेदार नियमन जरूरी है, लेकिन ये नियमन पारदर्शी, तर्कसंगत और लोकतांत्रिक होना चाहिए। सरकार को केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि तकनीक कितनी खतरनाक हो सकती है, बल्कि ये भी समझना चाहिए कि ज्ञान और अभिव्यक्ति के नए माध्यमों पर अत्यधिक नियंत्रण नागरिक स्वतंत्रताओं को प्रभावित कर सकता है। लेखक के अनुसार एआई को लेकर बहस सरकार बनाम तकनीक की नहीं, बल्कि सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन की है। यही संतुलन आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय पैट्रिस लॉरेंस हमारे समय के लिए उपयुक्त चिल्ड्रंस लॉरिएट में ब्रिटेन की नई बाल साहित्य राजदूत बनी लेखिका पैट्रिस लॉरेंस की नियुक्ति का स्वागत करते हुए इसे आज के सामाजिक दौर की जरूरत बताता है। संपादकीय के अनुसार लॉरेंस केवल एक सफल बाल साहित्यकार नहीं है, बल्कि वो उन बच्चों और किशोरों की आवाज को सामने लाने वाली लेखिका हैं जो अक्सर साहित्य और समाज दोनों में खुद को अनदेखा महसूस करते हैं। लेख में उनके चर्चित युवा उपन्यास ऑर्गन बॉय का उल्लेख किया गया है, जो एक अश्वेत किशोर की कहानी के माध्यम से हिंसा, अपराध, दोस्ती और पहचान जैसे मुद्दों को उठाता है। द गार्जियन का मानना है कि ये किताब आज के समय में किशोर लड़कों के सामने मौजूद चुनौतियों जैसे भटकाव, आक्रामक पुरुषत्व, सामाजिक दबाव को समझने में मदद करती है। यही वजह है कि लॉरेंस की नियुक्ति उस समय हुई है जब ब्रिटेन समेत कई देशों में किशोर लड़कों के व्यवहार और उनकी मानसिक दुनिया को लेकर चिंता बढ़ रही है। संपादकीय ये भी रेखांकित करता है कि आज पढ़ने की आदत में सबसे बड़ी गिरावट किशोर लड़कों के बीच देखी जा रही है। ऐसे में पैट्रिस लॉरेंस की कहानियां उन बच्चों को आकर्षित कर सकती हैं जो किताबों में खुद को नहीं देख पाते। उन्होंने अपने लेखन में अश्वेत समुदाय, कामकाजी वर्ग के परिवारों, मानसिक स्वास्थ्य, शोक, डर और किशोर जीवन की वास्तविक समस्याओं को जगह दी है। उनका मानना है कि बच्चों को केवल जादू, कल्पना और रोमांच ही नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की सच्चाइयों को भी किताबों में देखने का अवसर मिलना चाहिए। द गार्जियन का मूल संदेश ये है कि पढ़ने का संकट केवल मोबाइल,
सोशल मीडिया या व्यस्त माता पिता की वजह से नहीं है। बच्चे तभी किताबों की ओर आकर्षित होंगे जब उन्हें उनमें अपनी कहानी, अपनी दुनिया और अपने अनुभव दिखाई देंगे। पैट्रिस लॉरेंस का लेखन यही काम करता है। वो उन बच्चों को ये एहसास दिलाती हैं कि उनकी जिंदगी और उनकी कहानियां भी महत्वपूर्ण हैं। कुल मिलाकर संपादकीय पैट्रिस लॉरेंस को ऐसे समय की लेखिका बताता है जब समाज को युवाओं, खासकर किशोर लड़कों को समझने और उन्हें पढ़ने से जोड़ने की जरूरत है। द गार्जियन के अनुसार अब उनके पास बाल साहित्य राजदूत के रूप में एक बड़ा मंच है, जहां से वो अधिक बच्चों तक ये संदेश पहुंचा सकती हैं कि हर बच्चे की कहानी मायने रखती है और साहित्य में उसकी जगह है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख महंगी है लेकिन बेहतर हुई है, सीरिया में बिजली व्यवस्था में सुधार चुनौतियां अब भी बरकरार में बताया गया है कि वर्षों के युद्ध और आर्थिक तबाही के बाद सीरिया में बिजली आपूर्ति की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है, लेकिन आम लोगों के लिए ऊर्जा अब भी एक बड़ी चिंता बनी हुई है। लेख के अनुसार राजधानी दशमिक में पहले जहां लोगों को दिन भर में केवल कुछ ही घंटे सरकारी बिजली मिलती थी, वहीं अब कई इलाकों में लगातार 5-6 घंटे तक बिजली उपलब्ध हो रही है। इससे दुकानदारों और आम नागरिकों को कुछ राहत मिली है, लेकिन बिजली कटौती पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। लेख बताता है कि बशर अल असद शासन के अंत के बाद नई सरकार को एक जर्जर अर्थव्यवस्था और बुरी तरह क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचा विरासत में मिला। बिजली क्षेत्र भी इसी संकट का शिकार था। हाल के महीनों में सरकार ने तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने, पड़ोसी देशों से गैस आयात करने तथा विदेशी निवेश आकर्षित करने जैसे कदम उठाए हैं। वर्ल्ड बैंक ने भी बिजली क्षेत्र के सुधार के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की है। इन प्रयासों का असर ये हुआ है कि बिजली उत्पादन और आपूर्ति में कुछ सुधार दिखाई देने लगा है। हालांकि लेख का जोर इस बात पर है कि केवल आपूर्ति बढ़ना पर्याप्त नहीं है। बड़ी समस्या बिजली और वैकल्पिक ऊर्जा की लागत है। दमिश्क में सौर पैनल और जनरेटर अब आम दृश्य बन चुके हैं, लेकिन उनकी कीमत इतनी अधिक है कि गरीबी में जी रहे अधिकांश परिवार उन्हें खरीद नहीं सकते। देश की लगभग 90% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रही है, इसलिए ऊर्जा तक पहुंच आर्थिक रूप से भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। विशेषज्ञों के हवाले से लेख में कहा गया है कि ईंधन की कमी, प्रशासनिक बाधाएं और ऊर्जा क्षेत्र में प्रबंधन संबंधी समस्याएं अभी भी सुधार की राह में रोड़ा हैं। पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन मांग और उपलब्धता के बीच अंतर बना हुआ है। इसी वजह से आम नागरिकों को बिजली मिलने के बावजूद ऊर्जा की लागत का बोझ परेशान कर रहा है। कुल मिलाकर लेख ये संदेश देता है कि सीरिया में बिजली व्यवस्था में सुधार के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं और नई सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है, लेकिन युद्ध से तबाह हुए देश में ऊर्जा संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है। आम सीरियाई नागरिकों के लिए बिजली अब भी पूरी तरह विकसित सामान्य सुविधा नहीं बन पाई है। जैसा कि लेख में एक दुकानदार कहता है, दुनिया के विकसित देशों में बिजली एक अधिकार है, लेकिन यहाँ ये अब भी एक सपना है। यही वाक्य आज के सीरिया की ऊर्जा हकीकत को सबसे सटीक ढंग से बयान करता है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com. Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।